हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय संदीप, तनिष्क, योगेश, रवि, शर्मन, शुभम, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। चलिए, सौरभ, दिव्यांशी, हाँ जी, दिव्यांश, देवांशु, विजय, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अभिलाष, ओके। चलिए, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्पर्जन के बारे में बात किया था और हमने क्रोमेटिक एब्रेशन और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम जानते हैं वो है हमारी आंखें, और आइज। आंखें जो है ये बहुत ही शानदार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे कोई सा भी कैमरा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट जो आंखें हैं, अगर आपके जो स्वस्थ शरीर है उसमें जो आंखें होती हैं उसका कोई मुकाबला नहीं होता है ना। तो हम बहुत सारी चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, हाय क्रिश बेटा, आपकी चार्ट भी देख लेते हैं, सबकी चार्ट देख लेते हैं ना, चिंता मत कीजिए। हाँ, आज टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक करनी है, वेब पर कोई बात नहीं, मोबाइल में देख करनी है ना। तो आंखों के बारे में हम देखिए, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के आना है। आई होप आप लोगों ने एससी और या क्या कहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा, है ना। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आंखों के बारे में जरूर पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको के बारे में ब्रीफ आइडिया दूंगा। आपका एनसीईआरटी और क्या कहते हैं एससी और में काफी डिटेल में ब्यूटीफुली समझाया गया है, तो मैं चाहूंगा तो उसको आप एक बार पढ़ के आइए। ठीक है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आई। तो ज्यादा हम देखिए इसमें आई के बारे में बात करेंगे तो आई एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर आप जानते हैं कि लोग डॉक्टरी करते हैं ना, जो आपके एमडी होते हैं ना, एमडी होते हैं। आई में भी बहुत सारी ब्रांच होती है, आई सर्जन वजन क्या क्या होता है ना, वो ज्यादा हमें नहीं मालूम है। तो आई क्या है समझते हैं, तो आई के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें बस फिजिक्स से मतलब है, हमें बायोलॉजी से मतलब नहीं है। फिर भी जो हमारे काम की चीज है उनको समझेंगे यहाँ पर। देखिए आई का स्ट्रक्चर है, तो आई एक स्फेरिकल बॉल जैसी होती है। यहाँ सामने एक लेंस होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं, ये हमारा आई लेंस है। और यहाँ पर कुछ ऐसी मसल्स होती हैं, और ये मसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो इनका काम क्या होता है, इस आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम ज्यादा करना है ना। और यहाँ पीछे जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास रेटिना, रेटिना ये होता है। अब देखिए होता क्या है समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत दूर है, फार अवे अगर ऑब्जेक्ट होती है, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो यहाँ पर रे जो है इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देंगे, इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देंगे यहाँ पर। और जब ये रेज इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देंगी तो ये रेज जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस आई लेंस ये इस रेटिना पर फोकस होती है। ठीक है, इस प्रकार से, और रेटिना पे फोकस होती है तो हमें आप यहाँ पर इमेज दिखाई देती है। यहाँ पे बाकी पीछे की तरफ अरेंजमेंट होता है, मतलब अगेन नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और हमें चीजें दिखाई देती हैं। अब देखिए होता क्या है, ये तो हमने बात करी अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो क्या होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में है तो क्या होगा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट पास है, अगर ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो एक एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, उस तक पास लाएंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो लेट्स से अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आया हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं और यहाँ तक लाते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ से जो रेज आएंगे, ऑफकोर्स यहाँ जो रेज आएंगे वो रेज यूं जाएंगे, मैं दूसरा कलर से बना रहा हूँ रेज, है ना, ये डिफरेंट रेज है, और ये रेज है वो वापस से उसको रेटिना पे ही ये रेज फोकस होती है। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों हो पाता है, बिकॉज ऑफ दिस सिलियरी मसल्स जो है वो क्या करती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेंस को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके वापस से इस ऑब्जेक्ट की जो शार्प इमेज है वहां इस रेटिना पर बन जाती है ना। और देखिए इसके ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम जब बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, यानी इससे कम डिस्टेंस करोगे तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगी। और ये जो कैपिटल डी होता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन, क्या बोलते हैं, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। यानी ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो आपको उस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज दिखाई देती है। अगेन जब ऑब्जेक्ट की बात करो तो बड़ी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन प्रिंट्स, पतले प्रिंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो लेट्स से अगर अगर मैं कहता हूं कि आपके पास कोई बुक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, कौन सी बुक पड़ी है यहाँ पे, एक तो बुक है, कोई तो पता नहीं कौन सी है ना, अलजेब्रा की बुक दिख रही है मेरे को यहाँ पर, तो ये बुक है मेरे पास। तो अगर मैं इसको एक सर्टेन डिस्टेंस रखूंगा तो आई एम एबल टू रीड ऑल द अल्फाबेट प्रॉपर्ली। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं डिस्टेंस कम कर जा रहा हूं, 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 एक ऐसा सर्टेन डिस्टेंस आएगा आई विल नॉट बी एबल टू रीड द लेटर्स प्रॉपर्ली। तो मैं चश्मे को हटा देता हूं, आपको लग रहा होगा चश्मा लगा रखा है तो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं चश्मा हटा दिया, और चश्मा लगाने से और हटाने से कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं मेरे को। बट यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इस डिस्टेंस में मुझे उतना प्रॉपर तरीके से लेटर्स प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, और पास लाऊंगा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, और पास लाऊंगा नाक से कर दूंगा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, किसी ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मारा है, देखता हूँ। हाँ जी, क्या बात है बच्चा, यश बेटा, एक्चुअली आप जिस एग्जाम की तैयारी, थोड़ा भाई 5 मिनट लगेगा, कुछ बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन दे देता हूँ, है ना, जी भी सके, क्या बात है, गुड। चलिए अच्छी बात है। तो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा मोटिवेशन देता हूँ। देखो बच्चों ऐसा है, पहली बात तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आईआईटी आप आराम से क्रैक कर सकते हो, आईआईटी आप आराम से क्रैक कर सकते हो, कोई टफ बात नहीं है। अब सर कैसे क्रैक कर पाएंगे, क्या होगा, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक्सरसाइज 2 तो बहुत टफ थी, कहाँ से कर पाएंगे, ये सब फलाने ठिकाने आपके डाउट आया। सर एक्सरसाइज 2 में तो मैं केवल 50% कर पाया, मैं केवल 60% कर पाया, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ तरीका क्या। देखो सीधी बात है, अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं 2025 की बात करता हूँ, 2025 जेई एडवांस, जेई एडवांस। देखो सीधी बात यह है कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन है तो पहला हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा पहला एम AIR 1 तो नहीं होगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, डाउन होता है, डिप्रेस फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, है ना। तो भाई सीधी बात यह है कि भाई अगर आपको किसी भी इमारत की 10वीं मंजिल तक जाना है तो पहले क्या करोगे, आप स्टार्ट ग्राउंड फ्लोर से करोगे, ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट पे जाओगे, फिर आप सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे एंड फोर्थ पे जाओगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो भाई एक तो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो जेई एडवांस जो हुआ है, आपको मालूम है कि कट ऑफ कितना है, कट ऑफ जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना है जिसमें आपकी सीआर बनी है,
हाँ जी, कोई बताता है कितना है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सीआरएल में के लिए? एनीबॉडी? हाँ जी 74, गुड। इट इज 74 मार्क्स आउट ऑफ कितने, कितने नंबर का पेपर हुआ था? पेपर कितने नंबर का था? 300, 360। तो बताइए कितना परसेंटेज हुआ, कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंटेज हुआ बताइए, निकालिए। 20% है क्या, चेक करो। हाँ जी, कितना आ रहा है? इट इज 20%। तो 20%, यानी कि 20%, कितना बोल रहे हैं? 20%, समझा? तो 20% अगर इस बच्चे ने स्कोर कर लिया जेई एडवांस 2025 में, आई एम टॉकिंग जेई एडवांस नॉट मेंस, एडवांस का एडवांस वाला खिलाड़ी है, तो 20% कर लोगे, यू विल बी अमंग दैट टीआरएल लिस्ट ऑफ टॉप 24-25 स्टूडेंट्स। समझा क्या? ये खास बात है। तो ये खास बात है, ये हमने यहाँ पर बात 20%। अब देखिए अगर किसी बच्चे का स्कोर 110 है, या अगर मैं कहता हूँ 120 है, 120 आउट ऑफ 360 है, तो कैन यू गेस कि अगर किसी बच्चे के 120 नंबर है आउट ऑफ 360, कितनी रैंक होगी उस बच्चे की? कितनी रैंक होगी? कितनी रैंक आएगी? रैंक रैंक एनी आइडिया? 120 नंबर है, हाँ जी। ए आई आर अप्रोक्सीमेटली 10,000, अप्रोक्सीमेटली 10,000। कितने बच्चे इस बार आईआईटी बैठे थे? कितने बच्चे आईआईटी में बैठे थे बताइए, बताइए कितने बच्चे आईआईटी में बैठे थे? अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे बैठे थे? कितने बच्चे बैठे थे बताइए? 2 लाख नहीं, आईआईटी स्टार्टिंग में 12 से 14 लाख, 14 लाख बच्चे, 12 से 14 लाख जो भी है, इतना फिगर याद नहीं है, बट हाँ इतना ही होगा। चलो 12 लाख मान लेते हैं, 14 लाख मान लो। 14 लाख बच्चों में से अगर आपके नंबर जेई एडवांस में 120 आते हैं, यू आर अमंग टॉप 10,000, यू आर अमंग टॉप 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? और 120 नंबर पर कितना परसेंटेज होगा? इट इज 33% अप्रोक्सीमेटली, है ना? 33% अगर आप स्कोर करते हो, मतलब आपका समझ लीजिए अगर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में आप 1 क्वेश्चन करते हो, 2 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो, तो आप टॉप 10,000 में हो, तो आप टॉप 10,000 में हो। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? क्या ये बात समझ आ रही है ना? क्लियर? तो ये हमने बात कर लिया। अब बात ये है, बाकी कहानी आप लोग जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर 50% लाते हो, यानी कि आपका स्कोर अगर 180 आउट ऑफ 360 है, तो आपकी जो ए आई आर होगी वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 5,000 आराम से होगी, 4,000 से 5,000 के आराम होगी। अरे नरेश भाई, आपके भी सबके कमेंट पढ़ता हूँ, चिंता मत कीजिए, है ना? बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हिंदी में इतना अच्छा कमेंट लिखा, है ना? बट ध्यान में सब पे देता हूँ। बट होता क्या है कि हर एक का रिप्लाई करना थोड़ा सा सही नहीं रहता है, जेन्युइन रहता है। जेन्युइन क्वेश्चन आता है तो उसका मैं आंसर जरूर देता हूँ, है ना? और हर किसी कमेंट का मैं आंसर देता भी नहीं हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कुछ बोलते हैं सर मैं क्या करूँ, मैं वो करूँ। जब फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय में मैं क्या करूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसका फिर मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, है ना? अभी किसी स्टार्टिंग बच्चे ने बोल दिया मैं सर मोटिवेट फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, है ना? इन बिटवीन जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो जो क्लास से रिलेटेड बात करोगे तो डेफिनेटली इसका मैं आंसर दूंगा, और उसकी बियॉन्ड कहीं तो बात करोगे तो सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है भाई, समझ आया बच्चों? तो देखिए ये है, तो अगर 180 मार्क्स लाते हो तो आपकी रैंक 4,000 से 5,000 हो जाएगी, एंड अगेन अगर उसके अकॉर्डिंग आप हो जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, ये तो क्या कहानी हुई इसकी आईआईटी की। अब आपका लेवल, आप किस लेवल पर हो उसकी बात करते हैं। मैं मान लो एक्स, अभी मैंने टेस्ट दिया उसमें एक्स परसेंट आ गया, यानी मैं इस लेवल पर हूँ, एक्स परसेंट आ गया। अब देखो अगर आपका एक्स परसेंट जे, मैं अगेन मैं कर रहा हूँ जे एडवांस, अगर एक्स परसेंट जो है जे एडवांस का पेपर आता है और वो एक्स परसेंट आपका 20% से ज्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट फील करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप कम से कम इतना बोल सकता हूँ कि जो 14 लाख बच्चे थे उनमें से कम से कम इतना मैं बोल सकता हूँ कि आप क्या कहते हैं, टॉप 25,000 में हो, टॉप 25 टॉप 40,000 में हो, इतना तो हम बोल सकते हैं अगर आपका 20% आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका यही एक्स परसेंट जो है अगर 33% आ रहा है तो आप टॉप 10,000 में हो, प्रोवाइडेड इफ यू आर मेंटेनिंग द सेम कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल तक आप सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, है ना? ये खास बात है। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं कहता हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आपका क्या लेवल है, यू आर एन एक्स परसेंट, कोई बात नहीं, आपने टेस्ट दिया, आपने अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली हैं, अब उन पर आपको वर्क करना है, और आगे वाले टेस्ट में वो आपको गलती रिपीट नहीं करनी है, आगे वाले टेस्ट में वो रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, अब बात यह है कि अब अगले टेस्ट में करना पड़ेगा आपको कम से कम +5% आपका स्कोर होना चाहिए। टारगेट करिए कि मेरा एक्स परसेंट टेस्ट में था, अगली बार मैं एक्स +5% करूंगा, फिर अगले टेस्ट में फिर मैं +5% करूंगा, और ऐसे करते 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 मैं अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो शुरुआत में 5% बढ़ जाएगा, पर बाद में हो सकता है वो 2% बढ़े, 3% बढ़ जाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप 50% प्लस अगर इसको कर रहे हो तो इन जेई एडवांस टेस्ट तो मैं बोलूंगा कि आप बहुत सही हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? मेंस का तो देखो सीधी बात है, मेंस का तो सीधी बात है, पेपर का लेवल पे डिपेंड करता है ना? अब पिछले साल, इस साल पेपर थोड़ा रिलेटिवली टफ साइड में था, पिछले साल और इजी था, तो वहां पे नंबर के बारे में ज्यादा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? ज्यादा नंबर के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। अगले साल का जो जेई मेंस आएगा, इतना जरूर मैं कहता हूं कि अगले साल का जो पेपर आएगा वो आसान नहीं आएगा, टफ आएगा। और पेपर टफ आता है तो जो बच्चे सिंसियर बच्चे होते हैं उनके लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सिंसियर बच्चे हैं वो आराम से वो उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए बच्चों, करना अब क्या होता क्या है कि भाई सर ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं बहुत लो फील करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, उसका रीजन बताता हूं। क्या रीजन है कि आप उतना, ठीक है भाई, क्या नाम है बच्चे का, नरेश भाई, ठीक है। अरे आप तो देख रहे हैं नरेश भाई, इतना शुद्ध हिंदी लिखोगे तो यार ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है कि आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है, लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अब आप समझ लो प्रायोरिटी आपकी क्या है। प्रायोरिटी आपको पहले, जो आपकी प्रायोरिटी लाइफ में होगी ना, वही उसी काम को आप करोगे, जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी होगी वही काम आप करोगे। तो पहली बात तो देखो सीधी बात, अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है तो आपकी पहली प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका आईआईटी ही होना चाहिए। आपका आईआईटी जेईई एग्जाम ही आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझ आ गया? समझ आ गया? तो ये खास बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। तो प्रायोरिटी आपको पहली बात तो यहाँ पर फिक्स करनी पड़ेगी भाई, हम तो सीधी बात है कि हमारी प्रायोरिटी आईआईटी है। अब आईआईटी प्रायोरिटी अच्छी बात है, तो कई बार क्या होता है हम बोलते हैं हमारी आईआईटी प्रायोरिटी है, लेकिन हम बात करते जो है हम उस प्रायोरिटी के अपोजिट काम करते हैं। तो सीधी बात है, आज भाई अगर आपकी आईआईटी, कितने बच्चों की प्रायोरिटी आईआईटी है, जो बोलते हैं कि हाँ सर मेरी प्रायोरिटी आईआईटी है, तो टाइप कर दी यस, यस कर दीजिए टाइप, आप सब लोग टाइप कर दीजिए यस।
हाँ जी, टाइप कर दीजिए यस आईआईटी गुड, यस गुड। चलो अब आईआईटी आपकी ठीक है, चाहत तो है, अब चाहत तो है कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि आईआईटी मिल जाए, लेकिन मिले कैसे? मिले कैसे? तो आज आज आपको मुझे प्रॉमिस करना है, पहला प्रॉमिस क्या है? आई विल आई विल अटेंड लाइव क्लास डेली विदाउट फेल, पहला प्रॉमिस। दूसरा, आई विल हैव फुल कमांड ऑन माई नोट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नोट्स में जो भी लिखा है उसका चप्पा चप्पा आपको मालूम होना चाहिए। समझ आ गया? थर्ड प्रायोरिटी, आई विल आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं अपना होमवर्क फुल टाइम पर करूंगा, ठीक है? एंड होमवर्क कर लिया, अगर होमवर्क करोगे तो जब भी डिस्कशन होगा या वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आप उसको देखोगे एंड अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करोगे, उन पर आप वर्क करोगे ना, तो आपको वर्क करना है और साथ में आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में आपसे खुद से नहीं हुए थे, सोल्यूशन लिखने के बाद या हिंट लेने के बाद उनको आपको दोबारा से करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई विल रिव्यू माई होमवर्क। समझ गए? मैं अपना होमवर्क को रिव्यू करूंगा, ठीक है भाई? पांचवा, हमारे टेस्ट होंगे, हम टेस्ट देंगे, टेस्ट में कुछ नंबर कम आएंगे कुछ नंबर ज्यादा आएंगे, तो अब नेक्स्ट होगा आई विल रिव्यू माई टेस्ट ऑल्सो। देखो ये 5 प्रॉमिस आप कर दीजिए, और जब आप ये 5 प्रॉमिस कर दोगे बच्चों तो फिर मेरे ख्याल से आपके पास टाइम बचेगा या नहीं कुछ और कर देगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ये 5 प्रॉमिस आप लिख लेना और अपने क्या कहते हैं वहां पर अपना जो टेबल स्टडी टेबल वहां पर उसको चिपका देना और यहाँ पे अपने सिग्नेचर मार देना, और सिग्नेचर के नीचे अपनी ड्रीम एआईआर लिख देना, जिसको आप रोज देखोगे। देखो बच्चों, अगर ये 5 प्रॉमिस, बताओ कितने बच्चे हैं ईमानदारी से बताओ ये 5 प्रॉमिस फॉलो करते हैं अभी तक? ये 5 जो स्टेप लिखवाए मैंने, 5 प्रॉमिस कितने बच्चे फॉलो करते हैं? और जो बच्चे फॉलो करते हैं डेफिनेटली उनका स्कोर मैं बोल सकता हूँ आराम से 50% बता होगा। समझ आ गया भाई? लिख लीजिए, ये सारे स्टेप लिख लीजिए। समझ आ गया भाई? डन डन डन। चलिए चलिए, अब वापस से भाई हम तो जिस जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे आ जाते हैं ना, कि होता क्या है कि इन चीजों में होता है, अच्छा होता है, मोटिवेशन होता है, पर ये बार-बार मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना? तो प्लीज जो 5 प्रॉमिस है, ये बच्चा जो बच्चा इन 5 प्रॉमिस को ईमानदारी से फॉलो करेगा, इतना जरूर बता सकता हूँ, गारंटी के साथ बता सकता हूँ, उसकी अंडर अंडर 2000 तो आराम से आ जाएगी, अंडर 2000 तो आराम से आएगी, मतलब कोई कहीं गया ही नहीं, इतना ही कर लोगे ना तो आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं इसके बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये बात कर रही थी। तो डी जो है इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, और जो ये डिस्टेंस होती है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ मिरर। देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर नहीं होता, किसी भी सर्फेस के लिए बोलते हैं। तो अगर हम लाइट डालते हैं तो कितनी लाइट रे वापस वापस आ गई, है ना? तो वो क्या बोलेगा, फ्रैक्शन ऑफ लाइट रे दैट इज रिफ्लेक्टेड। समझ आ गया? बिल्कुल। चलिए चलिए, अब प्लीज अब पढ़ाई करेंगे, अब मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। चलिए इधर देखिए, तो डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन है, और फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग डी की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ऑप्टिकल बेंच कुछ भी नहीं है, स्केल होता है जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, उनकी पोजीशन बताता है, भाई आपका लेंस कहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बनी है, बस कुछ भी नहीं है ना, एक मेजरिंग स्केल होता है बस। ठीक है भाई, ये आ गया। तो डी हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आपका हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए ये डी की वैल्यू 25 होती है, और अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए यही वैल्यू है 6 to 8 सेंटीमीटर होती है ना? और जो एल्डर पर्सन होते हैं जिनकी एज 50-60 प्लस हो जाती है, उनके लिए ये जो वैल्यू है इट मे गो बियॉन्ड 1 मीटर आल्सो, 1 मीटर तक भी जा सकती है। तो आपने देखा होगा कि आपके जो दादाजी होते हैं, चश्मा उनके पास नहीं होता है, चश्मा हटा होता है, और वो क्या कहते हैं, अखबार पढ़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, दूर से पढ़ते हैं। तो दूसरे पढ़ते हैं, तो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन है वो क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। समझ आ गया भाई? लिख लीजिए। समझ आ गया? तो फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग इट इज डी बराबर 25। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एससी वर्मा में या एनसीईआरटी में आई के बारे में लिखा हुआ है, पूरा आपको पढ़ेंगे, काफी अच्छा लगेगा कि भाई किस प्रकार से आई वर्क करती है ना, कैसे ये क्या कहते हैं इमेज फॉर्म होती है, और किस प्रकार से इमेज का जो सिग्नल है ब्रेन तक पहुंचता है, कैसे वो इंटरप्रेट करती है एंड सो ऑन। और यहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं ना, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, और एस्टिग्मेटिज्म होता है एंड सो ऑन, है ना? तो वो मैं बोलूंगा कि आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, तो यू कैन लीव वन और टू पेज, एक दो पेज छोड़ दीजिए, तो यू कैन राइट ऑल द डिफेक्ट्स, है ना, उनका कैसे उसको करेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, वो आपको मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। हम मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे कौन सा है। ठीक है भाई? हाँ, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। ये होता है जो बच्चे सिंसियर होते हैं, अनुज ने पढ़ लिया, है ना? कितने बच्चे पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए, ठीक है। चलिए भाई, लेक्चर कितना बजे देखो आपको, ये लास्ट टॉपिक है, तो आज कुछ कराऊंगा, हो सकता है थोड़ा बच्चे क्लास ले जाऊंगा, अब एट द मैक्स 2 क्लास लगेंगी, तो उसके बाद हमारे खत्म हो जाएगा, है ना? तो और वी कैन हैव क्लास ऑन संडे, संडे क्लास लें, अगर कुछ बचेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने आई के बारे में बात कर लिया, अब हमें अगर किसी फाइन प्रिंट को देखना है और छोटी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? ये बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास है,
क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, आपने देखा होगा कि ज्वेलरी शॉप पर आपने देखा होगा उनके पास जो ज्वेलर्स होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे वो क्या करते हैं, देखते हैं ना जो उनकी ज्वेलरीज होते हैं ना उनके जो क्या डिजाइन उसको देखते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है कि उसको वो क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है समझते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप समझते हैं कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हम जानते हैं कि अगर मेरे पास ये पेन है तो इस पेन को मैं दूर ले जाऊंगा तो मुझे ये थोड़ा छोटा दिखाई देगा, और पास ले जाऊंगा तो ये मुझे बड़ा दिखाई देगा। समझ रहे हैं? तो पहले तो अपनी जो आंखें होती हैं वो बेसिकली इस लीनियर साइज को मेजर नहीं करती हैं, वो क्या करती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट ने कितना हमारी आंखों पर एंगल बनाया, क्या करती है, एंगल को मेजर करती है। तो बेसिकली हमारी जो आंखें हैं वो लीनियर साइज को कम, एंगुलर साइज को ज्यादा मेजर करती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पेन है, पेन मेरे पास में है तो ये बड़ा दिखाई देगा, पेन दूर जाएगा तो छोटा दिखाई देगा, बहुत दूर एक पेड़ है तो पेड़ इतना छोटा दिखाई देगा। चंदा मामा इतने छोटे दिखाई देते हैं, चंदा मामा इतने थोड़ा बड़े होंगे, इतने ज्यादा बड़े होंगे, है ना, ऐसे दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्चुअल साइज का काफी बड़ा है, तो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी आंखें क्या करती हैं, एंगुलर साइज को मेजर करती हैं। अगेन जब मैं यहाँ माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ या अपनी आंखों की पावर की बात करते हैं, देखो होता क्या है कि हमें फाइन प्रिंट्स की बात हो रही है, फाइन प्रिंट्स। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है, अगर ऑब्जेक्ट को मुझे ये वाली कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बड़ी नहीं छोटी ऑब्जेक्ट है और उसको क्लियरली देखना है, तो अगर क्लियरली देखना है तो मुझे इसको कहाँ रखना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस रखना पड़ेगा फ्रॉम आई, आंखों से कितनी डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर हाइट मान लेते हैं h0 है और ये हमारी आंख है, ये आंख हमारी, तो आंख है, तो हमें यहाँ पे मालूम है कि अगर मैं कैपिटल डी डिस्टेंस रखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखाई देगी। इससे पास ले जाऊंगा तो मुझे मालूम है कि ऑब्जेक्ट मुझे ब्लर दिखाई देगी, है ना। और इससे अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट और छोटी दिखाई देगी। और इस समय अगर मैं कहता हूं जो ये एंगल है वो थीटा नॉट है, अगेन ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, तो थीटा नॉट जो है, थीटा नॉट को बोलते हैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कितना है, थीटा नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी h नॉट डिवाइडेड बाय डी, एच नॉट। तो बेसिकली हमारी आंखें क्या कर रही है, एंगुलर साइज को देख रही हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर इसको बड़ा देखना है तो बड़ा देखना मतलब क्या हुआ कि मुझे इसका एंगुलर साइज को बढ़ाना पड़ेगा, एंगुलर साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्या कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है समझते हैं, ये है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास ये रखा हुआ है और यहाँ पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ कहीं इसका फोकस है। ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, पोल और फोकस के कहीं बीच में रख देंगे, है ना, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। अब इसका अगर हम बनाएंगे रे डायग्राम तो यहाँ पर इस लेंस को हम आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो रे डायग्राम बनाएंगे तो इमेज कैसे बनती है समझते हैं। एक तो ये हम सीधे यहाँ से निकाल देंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना, एक तो यहाँ से हमने पास करा दिया, ये आपका फोकल पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी हमारा फोकल पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट भी हमारा फोकल पॉइंट हो जाएगा। तो एक रे यहाँ जाएगी सीधा और उसके बाद ये रे यूं निकल जाएगी, और इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, इसको मैं पीछे की तरफ अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ कहीं हमें पीछे की तरफ इमेज दिखाई देगी। एक मिनट, एक मिनट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ कहीं हमें इमेज दिखाई देगी। अगर मैं इस लेंस को आगे पीछे खिसकाता हूँ, यानी कि मैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और जो क्या कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट हमारी और ये हमारी इमेज है, और इस प्रकार से खिसकाता हूँ कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इमेज जो बन रही है वो कहाँ बने, वो अगर हमारी इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बने, यानी कि इमेज बन रही है वो यहाँ कहीं बने, और ये डिस्टेंस हमारी कैपिटल डी है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है और उस ऑब्जर्वर की आंखों तक ये रेज पहुंचेंगी, ये रेज पहुंच रही है, तो इसको इमेज जो है लेंस के पीछे दिखाई देगी, कितनी पीछे दिखाई देगी, इट विल बी एट डिस्टेंस कैपिटल डी। समझ आ गए, दिस पॉइंट क्लियर। हाँ, तभी तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो तभी पॉसिबल है ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होगी। ठीक है, अगर अच्छा अब देखिए इसमें ये जो इमेज बन रही है यहाँ मान लेते हैं इसकी हाइट मान लेते हैं एच आई है, कितनी मान लेते हैं, ये हाइट है एच आई और ये दूरी डी, और ये हमें इस एंगल पर दिखाई दे रहा है ये थीटा आई। तो यहाँ थीटा आई क्या है हमारा, थीटा आई है एंगुलर साइज ऑफ इमेज। ठीक है, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर एंगुलर साइज ऑफ इमेज दैट इज थीटा आई, ये कितना आएगा, इट विल बी एच आई डिवाइडेड बाई डी, है ना, ये एच आई बाई डी, या ये अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो एच नॉट और ये दूरी है यू, तो इसको हम एच नॉट डिवाइडेड बाई यू भी बोल सकते हैं, एच नॉट बाई यू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन सीधा बोलते हैं एम। तो एम क्या होता है, एम होता है एच आई बाई एच नॉट। देखो यहाँ एच आई ये डी है, एच नॉट है डी है, तो बेसिकली एच आई बाई एच नॉट करेंगे, यहाँ एच आई बाई एच नॉट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये आएगा थीटा आई डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। तो बेसिकली जो अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी आंख वो एंगुलर साइज को देखती है, तो वी कैन टॉक मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर साइज। तो एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच आई बाई एच नॉट देखो यहाँ थीटा है एच आई बाई डी और ये थीटा नॉट है एच नॉट बाई डी, डी को बदल जाइए, डी को बदल जाइए तो एच आई हो जाएगा थीटा नॉट, थीटा आई इंटू डी, और ये हो जाएगा थीटा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना थीटा आई इंटू डी, और ये थीटा नॉट इंटू डी, और ये कैंसिल हो गया, तो थीटा आई डिवाइडेड बाई थीटा नॉट भी हम ऐसा बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर को। ठीक है भाई, ये हमने बोल दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर ने बोल दिया थीटा बाई थीटा नॉट। अब इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं, थीटा आई का फार्मूला एच आई बाई डी और ये एच नॉट बाई यू भी है, तो इसको मैं एच नॉट बाई यू भी लिख देता हूं, और यहां से थीटा नॉट है हमारे पास एच नॉट डिवाइडेड बाई डी, एच नॉट से एच नॉट चला गया, इट इज डी डिवाइडेड बाई यू, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ गया डी डिवाइडेड बाई यू। क्या ये बात आ रही है, ये मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें देखिए दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। एक केस होगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना चाहता हूं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पर, है ना, यानी कि मैं इसको पास देखना चाहता हूं, जैसे ऑब्जेक्ट है बिल्कुल अपने से 25 सेंटीमीटर देखना चाहता हूं, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, उसको इमेज दिखाई देखनी है कहां पर 25 पर, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। और एक होगा हमें बहुत दूर देखनी है, उसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो जो मैंने ये डायग्राम बनाया है वो नियर पॉइंट का है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर फॉर नियर पॉइंट
फॉर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ? फॉर नियर पॉइंट हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, फॉर नियर पॉइंट जो वी होगा वो माइनस डी होगा। ये सुनो, वी कितना होगा? माइनस डी होगा, है ना? तो यहाँ पे हम यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यू। तो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन डी कितना आएगा? माइनस टी माइनस 1 अपॉन यू कितना आएगा? माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले जाइए, इसको आप इधर ले जाइए। हाँ जी, तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे माइनस डी को, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका यहाँ पर यू निकालिए। हाँ जी, सब लोग निकालिए, यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? यू निकालिए कितना? डी एफ डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ। चेक करो भाई, चेक करो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ गया? डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ। अरे भाई साहब, ये आपकी रे जा रही है, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो यू नेगेटिव होगा, इमेज भी लेफ्ट में है तो वी क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए वी बराबर माइनस टी कर दिया है। यू निकालिए, यू कितना? डी एफ डिवाइड बाई देखेंगे ना, तो अब यहाँ पर निकालिए तो मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू नियर, एम डी मतलब मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू नियर। तो मैं जो बात कर रहा हूँ फॉर नियर पॉइंट बात कर रहा हूँ, तो एम डी का फॉर्मूला है डी बाई यू, इट इज डी डिवाइड बाई यू। और यू कितना है? डी एफ, ऊपर जा रहा है डी प्लस एफ, तो यहाँ डी से चला जाएगा, इट इज 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये है एम मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू नियर पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, आईआईटी में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लिख लीजिए, समझ आ गया? लिख लीजिए। तो ये है फॉर नियर पॉइंट, है ना? लिख लीजिए। अगेन ध्यान, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम यूज करते हैं, अगर आपने किसी आदमी को मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते देखा होगा तो वो क्या करता है? वो ग्लास को आंख के पास आता है, ग्लास को आंख के पास आता है और ऑब्जेक्ट को पास होता है। तो ऐसा करता है कि बिल्कुल पास में रखने वाला उसको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दे, उसको कैपिटल डिस्टेंस में दिखाई दे, दूर ले जाओगे तो वो थोड़ी छोटी दिखाई देगी। तो उसको करना पड़ेगा अपनी आंख बिल्कुल यहाँ डायग्राम में मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ है, बट आंख जो होती है यहाँ होती है, एग्जैक्टली वहां होती है, पर ठीक है, क्लैरिटी के लिए डायग्राम को यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है? तो आपको ये इमेज दिखाई देती है ना कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऑब्जेक्ट जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऐसे करके दिखता है, ज्वेलर पे ऐसे दिखता है, कोई भी है आप देख सकते हो ना, ये खास बात है। समझ आ गया भाई? दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराता। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जो बच्चे बोर्ड देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, साथ में आईआईटी में भी डेरिवेशन का क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ गया भाई? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉर क्या हुआ? फॉर नियर पॉइंट। अब हम बात करेंगे फॉर फार पॉइंट। फॉर फार पॉइंट, दूर वाला, अगर ऑब्जेक्ट है दूर है। हाँ भाई साइन के भाई, अरे भाई जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे वही लगा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो नए कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अब फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि अब आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां देखनी है? अब आपको इमेज देखनी है इन्फिनिटी पर। तो उसका अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इन्फिनिटी पर देखना चाहते हैं तो वी क्या आएगा? इन्फिनिटी। वी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और वी अगर इन्फिनिटी होगा तो हमारा यू क्या होगा? यू हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? अब ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ पर एफ, फोकल पॉइंट रखोगे। ठीक है, अगर फोकल पॉइंट रखोगे तो हम जानते हैं इसका अगर रे डायग्राम अगर बनाते हैं, रे डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से एक रे तो निकाल देंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ये दूरी है एफ, तो यहाँ कहीं भी हमारा ये फोकल पॉइंट होगा। तो एक रे यहाँ से यूं जाएगी और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, और इसको रेस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहां बनेगी? इट विल बी एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, ये है। तो बेसिकली अगर वी इन्फिनिटी है, यू की वैल्यू कितनी एफ आएगी, तो मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू इन्फिनिटी यानी एम इन्फिनिटी वाला इट द मैग्नीफाइंग पावर करस्पॉन्डिंग टू इन्फिनिटी। तो हमारा फार्मूला ये इट इज बाय डी बाय यू, डी बाय यू, तो यू हमारा कितना हो चुका है? यू हो चुका है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होगा डी डिवाइड बाय एफ। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि आपका इमेज अगर इन्फिनिटी बनती है तो फार्मूला है डी बाय एफ। समझ आ गया? तो बिल्कुल सही बोला, यानी इस केस में हमारी आईज होंगी रिलैक्स होगी, यहाँ पर आईज हैं तो आईज कैसी है? रिलैक्स होगी, और उस केस में आपकी आईज होंगी स्ट्रेन होगी। ठीक है, तो नियर पॉइंट पे देख रहे हो तो आपकी आंखों में खिंचाव होगा, स्ट्रेन होगा, और आप फार पॉइंट देखते हो तो आपकी आंखें बस रिलैक्स होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए हम जानते हैं कि पढ़ाई करने में हमारी आंखें स्ट्रेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारे बिल्कुल पास में होती है, नियर पॉइंट होती है, और जब हम घूमने फिरने जाते हैं, बाहर व्यू देखते हैं, सीनरी देखते हैं, जंगल देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, तो हमारी आंखों में स्ट्रेन नहीं होता है, घूमने फिरने में स्ट्रेन नहीं होता है। हाँ, पढ़ने में स्ट्रेन होता है, क्योंकि उस समय हमारी जो आंखों की जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही होती हैं और वो क्या करती है? फोकल को कम ज्यादा कर रही होती है। समझ में आया भाई? डन डन डन। चलिए भाई, सिलेबस का टेस्ट है टॉट टिल डेट, जितना ज्योमेट्री का पढ़ाया गया वो, और साथ में आपका क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स पूरा आएगा। समझ में आ गया भाई? डन, लिख लीजिए भाई, ये फॉर फार पॉइंट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। हाँ, ए फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट मैग्निफिकेशन ऑफ दिस मैग्नीफायर फॉर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेट आईज। करिए। नहीं वो नहीं आएगा बेटा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, है ना? काइनेमेटिक्स एंड ज्योमेट्री का टेस्ट, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ जी, हो गया भाई। प्लीज फोकस क्लास पर आ गया आंसर। तो सिंपल है, क्या लिखा है? एक फोकल है तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस 5 सेंटीमीटर, आपको एफ दे रखा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू मैग्नीफायर फॉर लेंथ। तो एम इन्फिनिटी पूछा गया है तो ये फार्मूला होता है डी बाई एफ। तो डी हम जानते हैं इट इज 25 फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग, तो इट इज 5, एंड एम करस्पॉन्डिंग टू नियर पॉइंट, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी बाई एफ कितना है? 1 प्लस 5 इट इज 6। लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया।
डन डन डन। चलो एक और क्वेश्चन करें यहाँ पे। A man with normal near point that is equal to 25 cm reads a book with small printing using a magnifying glass of f per hour f 5 cm. What is the closest and farthest distance at which he can read the book using this magnifying glass? करिए करिए भाई, यही यही दिक्कत, यही कष्ट होता है कि इतना अभी मैंने प्रॉमिस करवाया, इतना सब कुछ करवाया, अभी भी फालतू के क्वेश्चन चले जा रहे हैं। अभी फालतू जो चल रहा है उस पर फोकस बिल्कुल नहीं है कुछ बच्चों का है, बाकी इधर की बातों में पूरा फोकस है ना। प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी रैंक बनाएगी। चल रहा है कुछ और, वो पूछा यूनिट डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, भैया जो चल रहा है उसका निकालो। शिवा पूछा कितने कितने दिन और चलेगा चैप्टर। अरे भाई साहब, तो आदमी क्या चाहता है कि भाई हमें कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, आप बताओ कब खत्म कर रहे हो। खत्म तो अभी करते हैं, 2 फॉर्मूले खत्म हो जाए खत्म। बट प्रॉब्लम क्या है कि साथ में कीड़ा भी काटता है कि हमें तो सिखाना है, लैंग डेप्थ में जाना है, कुछ सिखाना है ना, ये सब चीजें। निकालिए इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर निकालिए। 5 6 गलत। क्या लिखा है? स्मॉल प्रिंट, ठीक है। तो व्हाट विल द क्लोजेस्ट एंड फारेस्ट डिस्टेंस एट विच द ही कैन रीड द बुक। बुक की बात कर रहा है, तो बुक कौन है? बुक कौन है? बुक है हमारी ऑब्जेक्ट। यस, आप सही आंसर आया। तो बुक हमारी ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि हमारे पास जो लेंस है और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखी है, तो मुझे यू निकालना है। क्वेश्चन क्या निकाला? यू। तो एक बोल रहा है कि एक बार बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्लोजेस्ट पॉइंट के लिए यू निकालना है, तो हम जानते हैं इमेज बनती है, इमेज बनती है यहाँ पर डी पर। तो यू का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, कितना होता है? डी एफ डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ निकाल लिया। तो डी कितना है? 25, एफ कितना है? 5, और डी प्लस एफ यानी 25 प्लस 5, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो यू की वैल्यू आ गई है 25/6 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी है? 25 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। तो यू है 25/6, इतना आ चुका है। अब हमें निकालना है दूसरा केस, कौन सा? फारेस्ट। तो फारेस्ट के लिए यू कितना होता है? एफ। तो एफ की वैल्यू जानते हैं, 5। तो ये आंसर आएगा। ये यू करस्पॉन्डिंग टू नियर पॉइंट है, ये यू करस्पॉन्डिंग टू इंफिनिटी है। समझ आ गया? लिख लीजिए। डन डन डन। हो गया भाई। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करता हूँ या सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं, माइक्रोस्कोप बात करते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन आता है वो 5 टाइम्स से 6 टाइम्स आता है ना, अप्रोक्सीमेटली। और अगर मुझे मैग्निफिकेशन, हाँ जी, क्या चेक करना है भाई? दिव्यांश उपाध्याय जी, क्या चेक करना चाहते हो? अरे भाई, चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर खत्म होगा, क्वेश्चन खत्म होगा, तो बार बार पूछे जा रहा है, कौन है लड़का? अजिताभ अमन। अरे भाई, क्या चाहते हो? मैं पढ़ाऊँ क्या? पढ़ना पढ़ाई बंद कर दूं क्या? पहले पढ़ा बंद कर, हो गया चैप्टर खत्म, हो गया खुश। चैप्टर खत्म होगा क्या? मतलब कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करना। एम बच्चों का कॉन्सेप्ट लर्न करना बिल्कुल पता ही नहीं है। हमारा एम क्या है? बस सिलेबस निपटा दो। तो सिलेबस लेके हो जाइए, निपटाने वाले, जहाँ सिलेबस केवल सिलेबस निपटा के हो जाइए। यहाँ तो ये आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है, आराम से, जितना टाइम लगेगा लगेगा। ठीक है, चलो भाई, समझ आ गया इसमें क्या दिक्कत है, क्या करता? इससे पहले वाला ये ले भाई, पहले वाला ले ले। कौन सा? ये कोई था। हाँ, ये लो, और बताइए क्या चाहिए, बताइए। हाँ जी, देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका काम क्या है? इसका काम जो है मैग्निफिकेशन को और बढ़ाना, यानी कि जैसे अभी जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका जो मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ये मैक्सिमम क्या होगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। पर जब मैं यहाँ मुझे मान लो 25 टाइम करना है, 100 टाइम करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसके अंदर 2 लेंस होते हैं, इसके अंदर 2 लेंस होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है ना? क्यों होता है समझ आ जाएगा। तो ये 2 लेंस है हमारे पास। तो पहला जो लेंस है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो लेंस है उसको बोलते हैं आईपीस। पहला जो लेंस है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है आईपीस, है ना? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा आईपीस है। इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट है और इसकी फोकल लेंथ एफ ई है ना? अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखी हुई है, अगेन ऑब्जेक्टिव का साइज जो है इट इज वेरी स्मॉल, एंड यहाँ से अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से एक रे को निकाल देते हैं, और एक रे हम इस प्रकार से निकालते हैं, और यहाँ कहीं लड़ते इमेज बन रही है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इंटरमीडिएट इमेज मान लो I1, और ये I1 जो है हम जानते हैं आगे वाले लेंस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये दूरी अगर मैं बोलता हूँ ये है यू नॉट, यू नॉट है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू नॉट है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये I1 है डिस्टेंस, ये है यू, ये है वी नॉट बोलते हैं, वी नॉट। तो वी नॉट है डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस 1। समझ आ गया भाई? ठीक है भाई, ये यू नॉट है, ये वी नॉट है। अब देखिए यहाँ पर I1 बन रहा है, अब I1 जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ से एक रे सीधा जाएगी, और एक रे यहाँ पर, यहाँ पैरेलल गई, और उसके बाद रे इधर गई, और इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी, है ना? अब ये इमेज यहाँ कहीं बनेगी, है ना? ये इमेज बन रही है, तो ये हमारे पास ये फाइनल इमेज जैसे यहाँ कहीं बनी है, ये हमारी फाइनल इमेज आई। और ये जो रेज आ रही है इस प्रकार से आ रही है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होगा, और वो इस इमेज को देख पाएगा। समझा गया? अब यहाँ पर इसको देख पा रहा है, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है डी।
है ना? तो हम वो केस ले रहे हैं कि अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ द लेंसेज जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, डी पर बन रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपने लैब में जरूर देखा होगा कि आपने वो माइक्रोस्कोप होता है वहां पर छोटे छोटे अमीबा पार्टिकल्स होते हैं, छोटे देखते हो। आंख जो होती है आपकी, आंख होती है वो आईपीस के ऊपर लगी रहती है, तो जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी है, तो डिस्टेंस बहुत छोटी है, आई आपकी आंख यहां लगी हुई है ना, ये दिखाया मैंने यहां पर, बड़ी लगी यहां पर। अब हमें इसका निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन दो आएंगे, एक तो आएगा आपका तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होगा एम, ये होगा एम नॉट इनटू एम ई। तो एम नॉट है मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एम ई है मैग्नीफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू योर आईपीस। ठीक है, तो अब यहाँ एम नॉट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ये एफ नॉट है, ये यू नॉट है, तो एम नॉट कितना आएगा? फार्मूला एफ अपॉन एफ प्लस यू होता है, याद है फार्मूला एफ अपॉन एफ प्लस यू, या वी बाई यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? इट इज एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ नॉट, और यू कितना है? इट इज माइनस यू नॉट। तो माइनस चाहो तो बाहर निकाल दीजिए, तो एम नॉट जो आएगा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट, ये हमारा एम नॉट है, यानी मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का हमने ये मैग्नीफिकेशन निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा मैग्नीफिकेशन निकाल लिया है, ओके। और ये दूरी मैं मान लेता हूँ ये यूई है, कितनी यूई है, इसको यू मान लेता हूँ, यूई इस आई वन इमेज की दूरी कहाँ से? इस आईपीस से। ठीक है, एम नॉट आ गया। अब हमें निकालना है इसका नेट मैग्नीफिकेशन, तो एम ई की बात करेंगे तो एम ई हम अगर बात करते हैं फॉर नियर पॉइंट, फॉर नियर पॉइंट, नियर पॉइंट के लिए आपका एम ई जो है वो होगा कितना? एम ई हमारा हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्यों? ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, ये हमने निकाला किसमें? ये देखा जाएगा आपका वही केस होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला है ना, ऑब्जेक्ट रखी है और इमेज बन रही है डी पर, तो ये 1 प्लस डी बाई एफ ई हो गया एम ई। तो नेट मैग्नीफिकेशन एम हम जानते हैं क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया है फॉर नियर पॉइंट, इसको मैं एम डी लिख देता हूँ। क्या ये बात हमारी है? इस पॉइंट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। लिख लीजिए। डन डन डन। ठीक है, डन, लिख लिया। तो ये नियर पॉइंट का एग्जांपल होगा, डायग्राम भी नियर पॉइंट का है। अब इसमें एक हमारा क्यूब लेंथ, क्यूब की लंबाई, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ की बात करेंगे, ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ क्या है? इसको एल, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन योर ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई, ये हमारा आंसर होगा। तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमें वी नॉट चाहिए और यू ई चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ इसका वी नॉट निकालना है तो हम लगाएंगे 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन बी कितना आएगा? इट इज वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू कितना आएगा? माइनस यू नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, बराबर 1 अपॉन एफ नॉट, 1 अपॉन एफ नॉट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर जाइए तो 1 अपॉन वी नॉट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एफ नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? वी नॉट वैल्यू है एफ नॉट यू नॉट, एफ नॉट यू नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस एफ, ये आ गया। समझ आ गया? वी नॉट बराबर एफ नॉट यू नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट, ये हमने निकाल लिया वी नॉट वैल्यू। अब यू ई निकालना पड़ेगा, यू ई कैसे निकाला? यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यू ई हम निकाल चुके हैं इनके सबसे, ये कितना था? डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ, याद है ना? तो एफ की जगह क्या आएगा? एफ ई हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो वी नॉट आ गया, यू ई आ गया, पुट द वैल्यू, आपका ट्यूब लेंथ यहाँ पर तैयार हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन, लिख लीजिए, कर लीजिए फटाफट। डन डन डन, कोई दिक्कत परेशानी? गुड। तो ये हमने बात की है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब हमने नियर पॉइंट की बात की है। क्या बात की है? नियर पॉइंट। अब इसमें दूसरा केस, ये तो पहला केस हुआ है ना, फर्स्ट केस, अब दूसरा केस हम बात करेंगे, सेकंड केस फॉर फार पॉइंट, फार पॉइंट। तो फार पॉइंट की बात करेंगे तो यानी कि आपकी जो इमेज बनेगी कहां बन रही है? इन्फिनिटी बन जाएगी, और अगर इमेज इन्फिनिटी बनेगी तो हमारा फार्मूला ये था ना, एम नॉट इनटू एम ई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो एम करस्पॉन्डिंग टू फार पॉइंट ये आएगा एम नॉट इनटू एम ई। एम नॉट की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं, ये रहा ना, क्या होगा? ये माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई, ना, तो ये तो हो जाएगा माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट, और आपका एम ई होगा डी डिवाइडेड बाई एफ, डी बाई एफ, याद है ना वो हमने किया था, डी बाई एफ किया था, ये आ गया। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं ट्यूब लेंथ निकालता हूं, तो ट्यूब लेंथ का फार्मूला हमारे पास है यही का, इट इज वी नॉट प्लस यू ई। तो वी नॉट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ नॉट यू नॉट बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट, तो एफ नॉट यू नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट। अब यू ई अब हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा? एफ, क्योंकि हमें मालूम है इमेज कहाँ बन रही है, तो ये आपका जो इमेज बन रही है आई वन, तो इमेज आई वन है वो इस लेंस के फोकल पॉइंट पर होनी चाहिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये आंसर है ट्यूब लेंथ। समझ में आ गया? लिख लिया? चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिक होना था। चलिए क्वेश्चन करिए यहाँ पे, a compound microscope has magnifying power 30 if it is producing final image at near point, that is 25 centimeter, find out magnification of objective lens, करिए। करिए।
हो गया भाई, डन। कितना आ रहा है? हाँ जी, हम जानते हैं एम होता है एम नॉट इंटू एम ई, इट इज प्रोड्यूसिंग फाइनल एट नियर पॉइंट। तो एम दे रखा है आपको कितना, 30 है ना, एम 30 दे रखा है आपको, एम हमारे पास 30 है। एम ई हम जानते हैं 1 प्लस डी बाई एफ होता है, तो 1 प्लस डी है 25, फोकल कितनी देर की है, ऑब्जेक्ट की कितनी है 5, कितना आएगा ये एफ नॉट है ना, ये एम नॉट सॉरी, इट इज एम नॉट, नो नो एफ ई है सॉरी, एम ई एम ई एफ ई, तो कितना आएगा, इट इज 6 है ना, या 6 आएगा, पुट द वैल्यू, तो एम नॉट कितना आएगा, इट इज 30 डिवाइड बाई 6, इट इज नथिंग बट 5। समझ आ गया, लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, a compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 3 cm from its objective, which is combined combination of three convex lenses. In contact has a focal length of 2 cm. If a convex lens of focal length 10 cm is removed from the objective, find the distance by which eyepiece is to be shifted to refocus the image. कितनी डिस्टेंस है आपको ये डिस्प्लेस करना है जिससे कि वापस से रीफोकस हो जाए। लक्ष्य भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हो तो आप ऑब्जेक्ट नहीं देखते हो, आप इमेज देखते हो। करिए करिए निकालिए। आ गया आंसर। हाँ, माइनस साइन मतलब इन्वर्टेड कुछ भी नहीं है ना, अगर ऑब्जेक्ट स्टाइल क्वेश्चन आता है, अगर प्लस 5 और माइनस 5 दिया तो माइनस 5 देना, बट यूजुअली मैग्नीफाइंग पावर का कितने टाइम बढ़ा, बस 5 इंपॉर्टेंट है, माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है। आ गया आंसर, आ गया, कितना कितना है, गुड, आ गया। क्या लिखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज टू एनलार्ज द ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ये हमें दिया यू नॉट फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ तीन लेंस हैं, तीन लेंस का कॉम्बिनेशन बोल रहा है, पास पास रखे हुए हैं, और इसके सामने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये दूरी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी कंबाइंड की फोकल लेंथ रखी है कितनी, 2, ये कंबाइंड, तो फोकल लेंथ रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो निकालते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, तो कैसे निकालोगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, v कितना है हमारे पास, v निकालना है, माइनस 1/u कितना, माइनस 3 बराबर 1/f कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस इसको चले जाइए, तो 1/v 1/2 माइनस 1/3, तो v कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। यानी कि अभी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, 6 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, अब अगर क्या बोला कि हमने एक फोकल, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल 10 सेंटीमीटर रिमूव, तो या तीन लेंस थे, एक को हटा दिया, तो बचे क्या, दो। तो हम जानते हैं ये जो f है 1/f, हम जानते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तो f3 जो है वो 10 है, तो f हमारा 2 है, तो अब बाकी जो रिमेनिंग बचा, ये रिमेनिंग जो दो बचे उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे खुद बताइए, तो 1/f1 प्लस 1/f2 कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/10, तो कितना आ रहा है, तो इट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4 डिवाइड बाय 10, तो अब नई f इक्विवेलेंट जो आएगी इट इज 10/4 दैट इज नथिंग बट 2.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्या ये बात समझ आ रही है, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है यहाँ पर, अब क्या करना है आपको यहाँ पर, ये आ गया 2.5 है ना, 2.5, अब हमें क्या करना है, वापस से ऑब्जेक्ट वहीं पे है 3 सेंटीमीटर, अब दोबारा से इमेज कहाँ बनेगी, निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v v निकालना है माइनस 1/u, इसको v बोल देते हो, नई दूरी है, u कितना है वही है माइनस 3 बराबर 1/f, f कितना है वही 10/4 या 5/2 बोलते हैं ना, इट इज 5 ऊपर जाएगा 2 है ना, 1/f माइनस माइनस जाएगा, तो 1/v डैश आएगा 2/5 माइनस दिस थिंग, तो ये कितना आ रहा है 3 टू द 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, ओके, तो माइनस माइनस 5/2 माइनस 1/3, v डैश कितना आ रहा है, f नेगेटिव आ गया, ओहो f नेगेटिव आ रहा है, अच्छा, हम्म 15 आ रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है,
2.5 5/2 अच्छा हाँ सॉरी गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में कर रहा हूँ तो ये आएगा 6 - 5 डिवाइडेड बाई 50 यस तो वी डैश कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर यस तो देखिए पहले 3 लेंस थे तो इमेज बन रही थी 6 सेंटीमीटर पर अब हमारे कहते हैं 2 लेंस है तो इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर यानी कि इमेज जो है कितने शिफ्ट हुई 15 - 6 शिफ्ट हुई यानी 9 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुई तो 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हुई तो मुझे वापस से अगर रीफोकस करना है तो आई हैव टू मूव द आई पीस बाई 9 सेंटीमीटर समझ आ गया तो बेसिकली हो क्या रहा है अगर आप इसको यहां समझोगे हाँ ये ऑब्जेक्ट है ये आपका लेंस था तो इमेज बनी थी V0 पर और यहाँ आपका आई पीस था अगर I1 जो है आगे खिसकेगा I1 अगर आगे खिसकेगा तो मुझे इस लेंस को भी करना पड़ेगा आगे खिसकाना पड़ेगा तो I1 से इस लेंस की दूरी कितनी UE है समझ गया ये कितना UE है तो आई नीड टू मेंटेन द सेम डिस्टेंस UE तो फॉर दैट आई हैव टू शिफ्ट दिस लेंस बाय द सेम डिस्टेंस तो अब ये इमेज का हमारी 6 पर बन रही थी आपका हमारी 15 बन रही है तो कितना ये I1 कितना शिफ्ट हुई 6 से 15 कितना हुआ 6 से 15 तो आपका जो इमेज है वो 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है तो उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे इस लेंस को भी 9 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा क्या ये बात समझ आ रही है दिस पॉइंट क्लियर डन 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 ये कॉन्सेप्ट है ठीक है भाई चलिए तो हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और होमवर्क में आप लोगों को जो ऑलरेडी रखा है वही करना है हाँ तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ठीक है चलिए बाय टेक केयर गुड नाइट राधे राधे एक मिनट रुको। हाँ भाई क्या एक्सप्लेन दोबारा मैं बता तो दिया एक बार रिपीट आपके लिए रिपीट किया था देखो सीधी बात है कि पहले क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट की दूरी पर है ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर है ये आपका 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 2 दे रखी है तो इसकी इमेज का हमारी 1/p - 1/u बराबर 1/f से या 6 सेंटीमीटर फिर उसमें से एक लेंस हमने कर दिया तो 1/f होता है 1/f1 1/f2 1/f3 तो 1/f3 कितना है 10 लिखा हुआ इसमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑफ 1 अच्छा और ये है f2 2 सेंटीमीटर जो 3 का था तो यहाँ से 1/f1 1/f2 दो लेंस बचे हैं उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई 2.5 उसके बाद वापस से मैंने 1/p - 1/u लगाया और सॉल्व करने पर आया कितना 15 यानी कि पहले इमेज जो जब 3 लेंस थे तो इमेज बन रही थी 6 सेंटीमीटर पर अब हमारे 15 पे तो ये इमेज कितना शिफ्ट हुई 9 तो उतना ही मुझे करना पड़ेगा आई पीस को भी उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा क्या ये बात समझ आ रही है दिस पॉइंट क्लियर चलिए हाँ नेक्स्ट क्लास होगा भाई क्यों नहीं होगा भाई क्लास होगी जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चलेगा होमवर्क में बाकी के क्वेश्चन आपने जो बचे हुए एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए है ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए टेस्ट पेपर कौन सा भी पेपर रह गया डिस्कस करने के लिए आकाश कौन सा टेस्ट होता है यार देखो क्वेश्चन है आप ग्रुप में पूछ सकते हो यार ग्रुप इसलिए बना रखा था ग्रुप में पूछ सकते हो है ना हर चीज यहाँ पे करेंगे तो टाइम लगता है ना चलिए ऑप्टिक्स में अभी जो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक लेक्चर लूंगा उसके बाद आपका अपना ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है वो खत्म हो जाएगा और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी मैं वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ूंगा वेव ऑप्टिक्स को हम बाद में लेंगे क्योंकि कई बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर दीजिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है ना ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ के भी आप लोग पक गए होंगे बार ऑप्टिक्स में वापस ऑप्टिक्स एक ब्रेक लेते हैं और इस ऑप्टिक्स ब्रेक लेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं बाद में हम वेव ऑप्टिक्स ले लेंगे ठीक है एक्सरसाइज 1 कर सकते हो 2 कर सकते हो जे में एडवांस के क्वेश्चन जो भी हैं सारे क्वेश्चन करते रहिए ठीक है चलिए हाँ इसलिए कई बच्चों के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्कूल भी चल रहा है इसलिए हम करेंगे स्टार्ट अगली क्लास करेंगे एंड इसका एक लेक्चर रह गया है ना इसको मैं एक्स्ट्रा क्लास के लूंगा ना मंडे ऑनवर्ड से जो भी अपना रहेगा उसमें मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं ना और इसको जो बचा हुआ लेक्चर है उसमें एक्स्ट्रा क्लास लूंगा या तो इस कमिंग संडे को अगर मिल जाता है टाइम तो उसमें ले लेंगे और उसमें नहीं मिलता है तो कभी भी जब बीच में टाइम मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे इसको ठीक है बस एक लेक्चर चाहिए ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं होगा थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा हार्डली 1 घंटे का होगा तो अगले कमिंग वीक से नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड जो भी अपनी क्लास आएगी उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है बच्चों चलिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट राधे राधे